तो जिस सेशन में जेआरएफ निकाला उसमें मैंने 15 दिन केवल तैयारी की थी। आप लगातार 2 बार इससे पहले नेट रह चुके थे, फिर जेआरएफ क्यों जरूरी है? ये पेपर 1 कितना मायने रखता है आपको जेआरएफ क्वालिफाइड कराने में, और पेपर 2 का क्या रोल होता है जेआरएफ क्वालिफाइड कराने में? मुझे लगता है कि जितने भी ओनली पीएचडी वाले हैं उन सब का हक है कि वो नेट हो जाए। मुझे लगता है जितने भी नेट वाले हैं उन सब का हक है कि जेआरएफ हो जाए, लेकिन वो केवल लक ही है जो उनको होने नहीं देता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विष्णुकांत उपाध्याय और आज से हम एक नया सीरीज आप सभी लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा जेआरएफ जर्नी। और इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाइड लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी जेआरएफ जर्नी कैसी रही है और उन्होंने किन किन स्टेप्स को फॉलो करके जेआरएफ का सफ़र तय किया है। तो आज हमारे इस पहले सीरीज के पहले जो गेस्ट हैं वो हैं बसंत जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत प्लेजर फील हो रहा है कि मैं आज इंटरव्यू, कितने बच्चों का इंटरव्यू लेने के बाद आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था कि अभी आप जेआरएफ का इंटरव्यू ले रहे थे और आज खुद दे रहे हैं, तो इसका सफ़र बड़ा शानदार होता है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जो कि बाकी लोगों को, जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनके लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल। तो हम लोग इसको थोड़ा छोटा रखेंगे और बिल्कुल पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है। तो सर, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। ओके, तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को पूरा देखने के लिए, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे। मेरा नाम है बसंत और मैं मूलतः बक्सर बिहार का हूँ। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा, जिसमें आता है स्नातक और परास्नातक, वो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। उससे पहले की शिक्षा 10वीं और 12वीं मेरी अपने होम टाउन से, बक्सर से ही हुई है। मैं 12th तक मैं कहूँगा कि पढ़ने में बहुत शानदार था, चूँकि मतलब डिस्ट्रिक्ट में स्थान आना और ये सब चीज़ें आम थी। लेकिन जैसे ही हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो कुछ न कुछ चस्का लगता है, कुछ चीज़ें हमने देखी होती है कि ठीक है, मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, या अपने स्ट्रगल्स होते हैं, चीज़ें जो भी रही हों। मेरा थोड़ा स्नातक में पढ़ाई जो है वो डाउन हुआ और वो चीज़ें मैंने मैनेज करना जो शुरू किया वो किया पोस्ट ग्रेजुएशन से अपना। तो 2 साल संभालते संभालते फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छा रहा और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के 1 साल बाद जो जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, उससे पहले मैं 2 बार नेट हो चुका था और उसके बाद मेरा ये जेआरएफ हुआ सर पिछली बार जून में 2025 में, और जिसमें मेरे 99.7 के आसपास परसेंटाइल रहे। ओके, ये काफ़ी अच्छा परसेंटाइल रहा है। तो आप लगातार 2 बार इससे पहले नेट रह चुके थे, फिर जेआरएफ क्यों जरूरी है बाकी बच्चों के लिए भी, क्योंकि सभी लोग जेआरएफ को टारगेट करते हैं। तो मैं सबसे पहला जो सवाल होगा मेरा आपसे वो यही होगा कि जेआरएफ क्यों जरूरी है? चूँकि सर मैं जैसे परिवार से आता हूँ, या फिर जितने भी लोग जेआरएफ की इस दौड़ में लगे हुए हैं, उसके पीछे एक बहुत मेजर कारण होता है, वो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर आपको एक जगह पे है, आप नेट क्वालिफाइड हैं और आपका पीएचडी में एडमिशन होता है, और वहीं दूसरी जगह आपका जेआरएफ होता है, तो नेट वाले बच्चों को अगर आप सेंट्रल में हैं तो आपको 8,000 से 12,000 रुपए मिलते हैं। वो भी सभी जगह नहीं मिलते हैं, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैंने बोला। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो वही पैसा आपका बढ़ करके एक सैलरी के तौर पे, जो कि सरकारी जॉब वाले बच्चों को, कर्मियों को जो है वो काम करने के लिए मिलता है, वो आपको केवल रिसर्च करने के लिए मिल रहा होगा। तो एक अच्छा अमाउंट होता है अपनी जीवन को एक तरह से 5 साल तक सुनिश्चित करने के लिए। तो शायद यही कारण रहा मेरा कि मैंने जेआरएफ का बिल्कुल। तो विद्यार्थी जीवन को जो है सुखमय बनाने का जो सफर है वो जेआरएफ तय कराता है। एकदम, ताकि आप संघर्षों से निकल करके आने वाले जो आपके 5 साल हैं पीएचडी के, वो बेहतरीन बीत सकें। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया कि जेआरएफ क्यों जरूरी है, और सभी लोग इसी चीज को टारगेट करके जेआरएफ की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। तो सर चलते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और कोई भी कारण है, क्योंकि नेट एक ऐसी एलिजिबिलिटी है जहां आप पीएचडी कर सकते हो, उसको निकाल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो और वो जीवन भर रहता है। लेकिन जेआरएफ जो है वो 2 साल 3 साल तक ही, तो इसके पीछे एक मात्र भी कारण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है जेआरएफ के लिए?
तो सर योग्यताएं जो है वो बदलती रहती थी। हर बार जो है वो अपीयरिंग बेसिकली जो पास है एमए पास आउट वो दे सकते हैं, इसमें तो कोई हर बार वही रहा है, लेकिन अपीयरिंग का जो पैमाना होना चाहिए वो हर बार कहीं ना कहीं यूजीसी नेट बदलता रहा है। तो अभी जो फिलहाल के पैमाने हैं, अभी आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल का जो पैमाना नया चल रहा है उसमें यही है कि आप अपीयरिंग मतलब कि सेकेंड ईयर में होने चाहिए। यानी कि अगर आप 2026 में एग्जाम पास आउट हो रहे हैं तो आप अभी यानी कि दिसंबर और जून वाला दे सकते हैं एग्जाम। तो ये चीज है, अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आप वो दिसंबर और जून नहीं दे पाएंगे। ओके, यानी कि आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में हो मास्टर्स के तो आप जेआरएफ के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आपसे कि रूटीन क्या होना चाहिए, एक जेआरएफ एस्पिरेंट्स का रूटीन क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे बहुत खास लगती है और वो यही है कि हम हर समय से पहले उस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं। बिल्कुल 21 साल हुआ नहीं कि मुझे आईएएस बनना है। जैसे ही मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में गए वैसे ही हम एकदम लग गए कि मुझे जो है वो जेआरएफ होना है। मेरा ये पैमाना नहीं ठीक लगता, मुझे ये पैमाना ठीक नहीं लगता। इसी वजह से मैंने जो जेआरएफ क्वालिफाई किया, शायद इसी वजह से कि मैं जब मास्टर्स क्वालिफाई हो गया उसके 1 साल बाद मेरा निकला। ठीक है, तो मेरा ये ऐसा मानना है कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो ऐसा बनाया गया है कि वो मास्टर्स के सिलेबस को इंक्लूड करता है। तो बच्चे क्या करते हैं, एमए की पढ़ाई छोड़ देंगे और जेआरएफ की पढ़ाई पे लग जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर आपका मास्टर्स चल रहा है तो थोड़ा सा धैर्य के साथ उस पे ध्यान दे दो। अगर आपका 60% उधर ध्यान है, 40% आप इधर ध्यान दे सकते हो। रूटीन वाइज मैं अगर वैसे बच्चों की बात करूं जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, एमए निकाल चुके हैं, उन लोगों को भी बात करूंगा और जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके बारे में भी। आप चूंकि एमए कर रहे हो तो एक स्ट्रीम तो आपका तय होगा कि आप मॉडर्न से होगे या एंशिएंट से या मिडाइवल से होगे, तो एक पार्ट को हम छोड़ देते हैं। 2 पार्ट की तैयारी आपको करनी है। लगभग आपको 3 से 4 घंटे आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। आप नेट जेआरएफ एग्जाम में किसी भी पोर्शन को एस्केप करके नहीं जा सकते हो कि ये पॉइंट अरे यार ठीक है छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको सारे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे लगता है सर, रूटीन वाइज अगर मैं बात करूं, देखो मैं पढ़ने का तो नहीं बताऊंगा यार कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो और वो सब चीजें। 4 घंटे अगर आप 6 महीने की तैयारी कर लेते हैं, एक बार आपने पूरा पेपर 2 और पेपर 1 प्रिपेयर कर लिया, तो वो आपके अब लक पे रहेगा कि कब आपके अनुसार वो पेपर जो है वो बनाया जाता है और आगे जो एग्जाम आप देंगे जिसमें आपके अनुसार पेपर बनेगा उसमें आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि जो जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, जिसको कि हम यूजीसी नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम बोलते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जी। तो ये पेपर 1 कितना मायने रखता है आपको जेआरएफ क्वालिफाइड कराने में, और पेपर 2 का क्या रोल होता है जेआरएफ क्वालिफाइड कराने में? इसको थोड़ा सा आप बता दीजिए। सर आई थिंक कि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बच्चे क्या करते हैं, कई बार चूंकि वो एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके गए होते हैं पेपर 2 में, तो पेपर 1 को वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं कि यार ठीक है 10 यूनिट इधर भी है, 10 यूनिट इधर भी है। और दूसरी चीज जो प्रश्नों वाली बात होगी, जो आपको पता होगा शायद, पेपर 2 में आपको 100 प्रश्न होते हैं और पेपर 1 में आपको 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें दोनों के 2-2 मार्क्स, यानी एक प्रश्न के 2 मार्क्स, यानी कि 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। कुल मिला के हमें यही समझ में आया कि 66% आपका हिस्ट्री हो जाएगा और 33% आपका पेपर 1 होगा। तो ये दोनों वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे बच्चों को सर देखा है कि पेपर 1 में थोड़ी सी कमी करने के कारण जहां वो 17 नंबर लेकर के आते हैं, 16 नंबर लेकर के आते हैं, और अपनी जो पारंगतता है पेपर 2 में बढ़ाने की वजह से उनका केवल या तो नेट होता है या ओनली पीएचडी होता है। जेआरएफ अगर आपको लेना है भाई साहब, तो आपको दोनों में पारंगत होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि जब आप जेआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो एमसीक्यू, पीवाईक्यू और बुक्स का क्या रोल होता है? ये कितना जरूरी है आपके इस जर्नी में? ओके, तो मुझे लगता है कि चलने के लिए जितना पैरों की जरूरत होती है उतना ही जरूरी है एमसीक्यू और पीवाईक्यू। अगर आपने चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ली हो मेरे भाई मेरे बहन, आपने अगर एमसीक्यू नहीं देखा है, आपने वो टाइम स्लॉट में 3 घंटे में 150 क्वेश्चन के लगभग 20 से 30 सेट अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं, 50 सेट सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप खुद को एलिजिबल मत मानिए कि आप एग्जाम देने लायक हैं। आपको
पेपर का स्टैंडर्ड देखने के लिए अपने हर क्षेत्र में, जैसे कई बार क्या होता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ करके और खुद को एकदम शहंशाह समझने लगते हैं, लेकिन जब आप मिक्स पेपर को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहां से आपको समझ में आता है कि यार ये वाला चोला वाला मेरा पीरियड जो है वो एकदम खराब जा रहा है, या फिर हिस्टोरियोग्राफी जो एंशिएंट हिस्ट्री की हिस्टोरियोग्राफी है, बुक्स वाली जो पोर्शन है वो मेरा खराब जा रहा है, या फिर प्री मिडाइवल जो एक बहुत बड़ा फेज होता है इस नेट जेआरएफ के एग्जाम में, वो आप छोड़ करके जा रहे होते हैं। तो जब तक आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, जब तक आपने एजीपी पब्लिकेशन की मैंने पर्सनली यूज की थी, पीवाईक्यू वाला जो बुक है उनका, वो बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, आप उसको यूज करिए, उसको आप अटेम्प्ट करिए। पीवाईक्यूज बहुत बार रिपीट होते हैं नेट एग्जाम में। तो ये रहा सर, आई थिंक कि अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप जैसे भी पढ़ रहे हो, जितना भी आपने पढ़ाई किया हो, एमसीक्यू तो जरूर लगाइए, आप पीवाईक्यू जो है वो जरूर अटेम्प्ट करिए, उनको एनालाइज करिए, खुद पे उसको देखिए कि कौन सा पोर्शन मेरा कमजोर हुआ, रात को वो पढ़ाई करिए, अगले दिन फिर से जो है वो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ओके, तो जैसा कि सर ने बताया कि एमसीक्यू पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट लगाइए। और द हिस्टोरिका जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए टेस्ट सीरीज अपने ऐप पे ला चुका है। तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसी दिसंबर में आपका जेआरएफ हो जाए, तो भाई देर मत करो, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ का, हिस्टोरियोग्राफी भी होता है, क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ आते हैं, तो किस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को? सर अगर मैं वेटेज की बात करूं कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मैं हिस्ट्री पे स्पेसिफिक रुक रहा हूं, तो इसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट देखिए, कभी क्या होता है कि कभी मॉडर्न के क्वेश्चन टफ आते हैं, कभी एंशिएंट के क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि वही 33 क्वेश्चन के आसपास वो रहता है, यानी 10 यूनिट जो है वो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि कौन सा पोर्शन आप पढ़ के जाएंगे या अच्छे से पढ़ के जाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, तो इसके बारे में मुझे लगता है सर कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो तीनों के तीनों पोर्शन में 10 के 10 यूनिट में लगभग सैकड़ों ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको पढ़ करके वो चला जाए और उसी पारंगतता से आंसर कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जेन्युइनली पॉसिबल नहीं है। एज अ मैं एस्पिरेंट बता रहा हूं आपको। तो करना क्या होता है? करना ये होता है कि आपको सारे टॉपिक में कोई टॉपिक आप छोड़ सकते ही नहीं हो, ये तो एकदम आप गांठ बांध के ले लो, ठीक है, कि हिस्टोरियोग्राफी है या फिर मॉडर्न का हिस्टोरियोग्राफी आप छोड़ करके कई बार चले जाते हो, एक यूनिट है भाई साहब, कैसे छोड़ सकते हो आप उसको? ठीक है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप यहाँ कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए, हम कोशिश करेंगे कि मैं अपना जो नोट्स जो बनाया था वो शॉर्ट नोट्स के तरीके से जो हमने पिछली बार यूज भी किया, वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो यस कमेंट कर दीजिए एक बार, तो मैं आपको दे दूंगा, वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको हर टॉपिक पे एक सामान्य जानकारी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, आप भले ही उसके पारंगत ना हो, आपको दो टॉपिक डीप में जाकर के अगर भले ना आ रहा हो, लेकिन आपको जनरलाइज जानकारी आपको हर चीज की चाहिए। और उसके अलावा कम से कम 1.5, मतलब जो 3 पार्ट है उसमें से 1.5 पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसके आप विशेषज्ञ हों, कि इतना तो मुझे कहीं से पूछ दो, एकदम आएगा ही आएगा। अगर आपकी इतनी तैयारी है तो फिर आप उसके बाद लक आता ही ऑब्वियसली है, तो जेआरएफ की जर्नी आसान हो जाएगी। हाँ, तो जैसे कि आपने सुना कि किस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें और साथ ही लक, क्योंकि आपका ही कहना था कि जेआरएफ के लिए लक होना ज़्यादा ज़रूरी है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जितने भी ओनली पीएचडी वाले हैं उन सब का हक है कि वो नेट हो जाएं। हाँ। मुझे लगता है जितने भी नेट वाले हैं उन सब का हक है कि जेआरएफ हो जाएं, लेकिन वो केवल लक ही है जो उनको होने नहीं देता है। तो उस लक का इंतजार करिए, मेहनत करते रहने के साथ। अगर आप केवल छोड़ देंगे पढ़ाई कि अब लक का इंतजार करें, फिर तो लक आता रहा। ठीक है, बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा अब, क्योंकि हमने मेन टॉपिक्स पे बात कर लिया है, बुक्स देख लिया, रूटीन देख लिया, किस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में चर्चा कर लिया। सर सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे आपको ज़्यादा सुनेंगे, तो आप अपनी तरफ से कौन सी ऐसी बातें इनको बताना चाहते हैं इस प्रिपरेशन में जो इनके लिए मददगार साबित हो? ओके, तो मैं पर्सनली सर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो जिस
सेशन में जेआरएफ निकाला, उसमें मैंने 15 दिन केवल तैयारी की थी। ओके। और उस 15 दिन के बदौलत ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो क्या मैंने 15 दिन ही प्रिपरेशन किया था? नहीं, मैंने कोई पार्ट ऐसा था जो 2 बार नेट हो रहा था मैं, या पहले 1-2 बार में नहीं भी हुआ, ऐसा भी हुआ क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि ठीक है अटेम्प्ट दे देते हैं। बिल्कुल। तो उस समय मैंने क्या किया कि कुछ कुछ पोर्शन अपने मजबूत करता गया। कभी मैंने एंशिएंट अच्छे से पढ़ा, कभी मैंने मिडाइवल अच्छे से पढ़ा, कभी मैंने मॉडर्न अच्छे से पढ़ा, और कभी मैंने पेपर 1 अच्छा किया। तो आपको हर बार देखो, ये ऐसा है ना, ये ऐसा जंजाल मैं कहूंगा सर, कि कई एग्जाम क्या होते हैं 1-1 साल पे होते हैं। तो जब यूजीसी नेट का बच्चा जब तैयारी करने बैठता है तो उसके दिमाग में होता है अच्छा अभी जून है, 6 महीने में ही दिसंबर आने वाला है, उसमें जम के पढ़ाई करेंगे। और इस जंजाल में, इस कुचक्र में जो है वो फंस करके उसका कभी भी जेआरएफ नहीं होता, नहीं नेट भी कई बार नहीं हो पाता। बिल्कुल, लोग जल्दी के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही सुझाव रहेगा आप सभी लोगों से कि सबसे पहले अपनी विशेषज्ञता पे ध्यान दीजिए। आपका कुछ न कुछ पार्ट ऐसा रहे जिसके आप मास्टर हो, कहीं भी किसी से डिबेट कर पाए, कहीं भी किसी से बातचीत कर पाए। नंबर 2, पेपर 1 को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। पेपर 1 को जितना अच्छे से हो सके आप प्रिपेयर करिए। मैंने 2-3 टीचर्स का सर फ्रैंकली देखा था और वो मैं बताना भी चाहूंगा। गुलशन अख्तर मैम है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप उनको सुन सकते हैं, और भरत कुमार सर को मैंने फॉलो किया था। तो ये 2 टीचर्स ऐसे हैं, और साथ ही साथ 1-2 नोट्स मैंने फॉलो किया था, और साथ ही साथ केवीएस मदान की बुक बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी है, थोड़ी मोटी हो जाने की वजह से। तो थोड़ा यूथ पब्लिकेशन का आप PYQ ले लीजिए, वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको एक नए आयाम देगा कि इस तरह के क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हो रहे, तो चलो देखता हूं कौन सा कहां से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज मेरी महत्वपूर्ण ये है कि थोड़ा धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एकदम बहुत ज्यादा बेताब होकर के प्रिपेयर करेंगे, बहुत ज्यादा बेताब होकर के चीजों को पाने की कोशिश करेंगे तो कई बार नहीं मिलता है। इसलिए धैर्य के साथ सारी चीजों को प्रिपेयर करते रहने के साथ, जीवन का आनंद उठाने के साथ इस जर्नी को एंजॉय करिए। और द हिस्टोरिका जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। मैं कहूँगा कि मैं सच में बताऊं तो मेरा जेआरएफ के पीछे अगर मैं 80% हाथ कहूं तो वो द हिस्टोरिका का है। और वो इसलिए नहीं है कि मैंने द हिस्टोरिका से पढ़ा था, इसलिए है कि मैंने द हिस्टोरिका पे पढ़ाया था। बिल्कुल। तो कंटेंट जो है वो मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता था, वो बहुत ज्यादा जरूरी था सर। तो द हिस्टोरिका बहुत अच्छा है, आप उसके टेस्ट सीरीज, आप उसका जो कंटेंट है, या आगे कोर्सेज भी चल रहे हैं, आप इन सब का लाभ उठा सकते हैं। बस यही रहा सर, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों पे बच्चों से बातचीत किया, और आगे भी अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। आपको हमेशा जो है सहयोग दिया जाएगा, क्योंकि द हिस्टोरिका के पास खजाना है। हिस्ट्री में तो बिल्कुल खजाना है। तो वो चाहे जेआरएफ हो, चाहे सीवीटी पीजी में रैंक 1 हो, तो सारी चीज़ें जो है हमारे पास हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप हमें बताएं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज करके जो है आप अपना प्रिपरेशन और मजबूत बनाएं। और साथ ही ये इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है ना आपको काफ़ी कुछ सिखा करके जाएगा, काफ़ी कुछ बताएगा, आपके इस जर्नी में काफ़ी सहयोग करेगा। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।